नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, एकदम हाल फिलहाल की नहीं पर हालिया है। प्रदेश अपना उत्तर प्रदेश, जिला मुरादाबाद और तारीख थी 17 सितंबर 2025। पाकवाड़ा थाने पर 112 की एक सूचना प्रसारित हुई। 112 नंबर पर, यानी जो क्विक रिस्पांस नंबर है या जो इमरजेंसी नंबर है उत्तर प्रदेश में, उस पर किसी व्यक्ति ने कॉल करके ये बताया कि मेरा नाम योगेश है और मुझे 3 लोग ईंट पत्थरों से मार रहे हैं। इनका नाम गौरव, कपिल और शोभाराम है। बहुत ही कराहते हुए बनावटी आवाज़ में नेचुरली उसने कहा होगा, लेकिन 112 को ये लगा कि ये बहुत ही सीरियस बात है। लोग उसको रीवेरीफाई करने के लिए उसी नंबर पर, जिस नंबर से सूचना आती है, उस पर फ़ोन किया गया। फ़ोन किसी ने रिसीव नहीं किया। 3-4 बार कोशिश करने के बाद भी जब किसी ने फ़ोन रिसीव नहीं किया तो 112 नंबर की वो गाड़ी, जिसमें पुलिसकर्मी रहते हैं, वो उसी लोकेशन पर, जो जीपीएस लोकेशन आई थी, उस पर रात में ही पहुंच गए। रात में उन्होंने तमाम ढूंढने की कोशिश की और उस मोबाइल फ़ोन को फिर से मिलाने की कोशिश की गई, लेकिन वो मोबाइल स्विच ऑफ निकला। वहीं आसपास वो काफ़ी देर तक घूम टहल के जब उन्हें कुछ नहीं पता लगा तो वापस आकर उन्होंने एक्शन टेकन रिपोर्ट, एटीआर बोलते हैं, कि मौके पर गए। कॉलर नहीं मिला, कॉलर का फ़ोन स्विच ऑफ था और लिहाजा हम लोग वहाँ आसपास, उस जीपीएस लोकेशन के आसपास घूमकर चले आए। अगले दिन यानी 18 सितंबर 2025 को वहीं जहां ये लोग गए थे, या जो जीपीएस लोकेशन थी, उसी से थोड़ी दूर पर एक युवक का शव मिला, जिसे बुरी तरह से मारा पीटा गया था और संभवतः गला दबाकर उसकी हत्या की गई थी। जैसे ही वो लाश मिली, हल्ला हुआ, तो ये पता लगा कि ये योगेश की लाश है। योगेश के पिता का नाम लोगों को पता था, गांव का नाम भी सब लोग जानते थे। गांव था गुरैठा और थाना था पाकबाड़ा। लोग वहां पहुंचे और लोगों ने बताया कि ये योगेश की लाश है। बहरहाल योगेश का नाम समझ में आते ही 112 में ये बात हुई कि कल रात में इसी व्यक्ति का फ़ोन आया था और तब भी ये कह रहा था कि फला फला 3 लोग मुझे ईंट पत्थर से बुरी तरह से मार रहे हैं और ये मेरी हत्या कर देंगे। और सवेरे सवेरे ये साबित हो गया कि उसने हत्या की है। बात जैसे पुलिस में हुई, 112 ने यहाँ एसओ को बताया, एसओ ने बाकी सब जगह पता किया और ये पता लग गया कि रात में योगेश ने मरने के पहले कंट्रोल रूम को फ़ोन करके 3 लोगों के नाम बताए थे कि ये 3 लोग मुझे ईंट पत्थर से मार रहे हैं, मेरी हत्या कर देंगे। तो बहरहाल मृतक योगेश के बड़े भाई ने तीनों के खिलाफ एक नामजद एफआईआर हत्या की कर दी, क्योंकि सब ने कहा कि साहब तो रात में ही इसने बता दिया था, लेकिन मोबाइल चूंकि स्विच ऑफ था इसलिए पुलिस वहां तक नहीं पहुंच पाई। खैर, पुलिस ने तीनों को पकड़ लिया। तीनों अपने घर पे मिले, कहीं नहीं गए थे। पुलिस उनको थाने पे ले आई, पूछताछ करना शुरू किया, लेकिन पुलिस भी थोड़ा थोड़ा ये समझ में आ रहा था। लेकिन अब ये है कि हत्या का मामला था, पुलिस को नामजद मुलजिम मिल जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारती, कुछ एविडेंस तलाश करने की कोशिश करती है। एविडेंस सही सही नहीं मिले तो क्रिएट कर लेती है और कहती भाई जब किसी ने नामजद कर रखा है तो उसमें क्यों बहुत ज़्यादा माथापच्ची करनी है। लगभग उसको पुलिस तैयार थी जेल भेजने के लिए, लिखा पढ़ी उसकी पूरी हो चुकी थी। लेकिन जब ये बात मुरादाबाद के एसएसपी सतपाल अंतिल को पता लगी तो उन्हें कुछ दाल में काला सा महसूस हुआ। वो पागवाड़ा थाने पहुंचे। वहां पर 2 लड़के और उसके पिता
बिठाए हुए थे, पुलिस लिखा पढ़ी की तैयारी कर रही थी, उनको जेल भेजना था। सतपाल अंतिल ने तीनों से अलग अलग बात की। बात करने के बाद उनको ये लगा कि नहीं, इसमें तो कुछ गड़बड़ है। ये तीनों घर पे मिले हैं, हत्या का कोई कारण नहीं है, योगेश से किसी की रंजिश नहीं है। आखिरकार ये ऐसा कैसे हो सकता है कि इन तीनों ने योगेश को बिना बात के मार दिया और उसकी हत्या कर दी। आईओ से पूछा गया, आईओ ने कहा साहब इसमें तो कुछ कहने की बात ही नहीं, योगेश ने खुद ही 112 में फ़ोन किया था और 112 में फ़ोन करके बताया था कि ये 3 लोग मुझे ईंट पत्थर से मार रहे हैं, मेरी जान ले लेंगे। पुलिस वहाँ 112 नंबर की गाड़ी, जिप्सी होती है आजकल, दूसरी गाड़ी भी टोयोटा की एक गाड़ी दी गई है, कहीं कहीं बोलेरो भी मिली हुई है। तो पुलिस उस गाड़ी से वहाँ पहुँची, लेकिन साहब चूँकि उसका मोबाइल, कॉलर का मोबाइल स्विच ऑफ था, इसलिए पुलिस वहाँ तक पहुँच नहीं पाई और सवेरे उसकी लाश मिली। लाश, रात की जो बात कन्वर्सेशन हुआ था वो बात सही निकली। सतपाल अंतिल के दिमाग में ये आया कि लगता है ये किसी की खुराफात है। उन्होंने फ़ौरन 112 के एडीजी को को पत्र लिखा और वहाँ के एसपी से बात की कि 112 पे आप जब भी कॉल करते हैं तो आपके कॉल की रिकॉर्डिंग सेव होती है कि आपने क्या शिकायत की थी। फिर आपको जो जवाब दिया गया 112 से या कंट्रोल रूम से, वो बात भी रिकॉर्ड होती है। फिर क्या क्या फीडबैक आया मौके से, वो भी रिकॉर्ड होती है। लिहाजा एसएसपी मुरादाबाद सतपाल अंतिल ने कहा कि वो कॉल जिसमें योगेश ने ये कहा था कि मुझे फला फला लोग मार रहे हैं, उसको मंगाया जाए। खैर चिट्ठी पत्री गई और उतनी कॉल जितनी जिस समय उसने कॉल की थी वो रिकॉर्डिंग आ गई। फिर उसके बाद जो उसका मोबाइल मौके से मिला था बंद पड़ा हुआ योगेश का, उसके मोबाइल को निकाला गया तो उसका जो मोबाइल था वो ऑटो रिकॉर्डिंग मोड में था, यानी जिससे बात होती थी वो सब रिकॉर्ड होती थी और ये कॉल भी उसमें रिकॉर्ड थी। लेकिन पुरानी कॉल्स में वॉइस जो योगेश की थी उसका मिलान इस वाली कॉल में जो वॉइस थी उससे करने के लिए एफएसएल को लिखा गया और भेजा गया और एफएसएल ने स्पष्ट कह दिया कि ये दोनों अलग अलग व्यक्ति की आवाज़ें हैं, ये उस व्यक्ति की आवाज़ है ही नहीं है बाद वाली जिसमें उसने ये कहा था कि मुझे फला फला लोग मार रहे हैं। आगे की जांच शुरू हुई और उसमें देखा गया कि जो मृतक के घर वाले हैं, जो इस मृतक से संबंधित लोग हैं, वो उनकी सीडीआर जब निकाली गई, कुछ पता भी लगा तो कहानी कुछ एकदम अलग आई। जो लोग फंसाए गए थे उनकी कॉल डिटेल, उनकी लड़की स्वाति की कॉल डिटेल जब निकल कर आई तो फिर ये चीज़ें एक एक करके पता लगनी शुरू हुई और फिर दूध का दूध पानी का पानी हुआ। फिर वो तीनों निर्दोष जो बिल्कुल जेल भेजने के या जेल जाने के कगार पे थे उनको छोड़ा गया और असली आदमियों को जेल भेजा गया। इसके लिए आपको ये समझना होगा कि स्वाति का क्या बैकग्राउंड है और योगेश का क्या बैकग्राउंड है। तो स्वाति इस घटना के बाद से उसके यहाँ ताला बंद था और वहाँ कोई आता जाता नहीं। पड़ोसियों ने बताया कि ये लोग कभी नहीं आए जब से ये घटना हुई है, लेकिन 2-3 दिन पहले कोई व्यक्ति आया था। वो इनके घर के ऊपर, घर के सामने, घर की दीवार पर सामने की तरफ मुँह करके 4 सीसीटीवी कैमरे वो लगवा गया था। वो ये बताया कि वो उसके जो 2 भाई हैं और पिता हैं, वो लोग उसी घटना के बाद से, भाई और पिता तो जेल चले गए, बाकी सब माँ और बाकी परिवार के लोग सब भाग गए हैं। योगेश के बारे में पता लगा कि योगेश का गुरेठा गांव में छोटा सा घर है जिस पर छप्पर पड़ा हुआ है। घर में पिता जोगेंद्र, माँ उषा और दादी चन्नो देवी रहती हैं और ये बताया कि उसके 2 भाई बड़े हैं, उमेश और संजय, और 3 बहनें हैं, शशि, बेबी और सलोनी। योगेश सबसे छोटा
भाई है। घर वालों ने बताया कि वो सीधा साधा आदमी है, पेंटिंग का काम करता है और दिन भर अपने काम से काम रखता है, वापस शाम को घर आ जाता है। उस दिन भी वो अपने काम से पेंटिंग करने गया था, लेकिन घर वापस नहीं आया। जोगिंदर से बहुत स्पेसिफिक पूछा पुलिस वालों ने, किसी से दुश्मनी है? उन्होंने कहा बिल्कुल किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। फिर उन्हें भी पता लग गया कि असल में माजरा क्या था। माजरा ये था कि माजरा ये था कि गुरेठा गांव में 2 साल पहले एक प्रेम कहानी शुरू हुई। लड़की थी स्वाति, उम्र थी 22 साल, कक्षा 10 तक पढ़ी थी। उसके परिवार में पिता शोभाराम, माँ रामदेवी, भाई कपिल और गौरव, ये उसके माता पिता थे, घर में रहते थे। पिता की ही गांव के घर में ही बनी जो दुकानें हैं उसमें परचून की एक दुकान थी। बड़ा भाई गांव से कुछ दूरी पर मोढ़ा के चौराहे पर अनट्रेंड एक डॉक्टर की दुकान चलाता था। छोटा भाई गौरव दुकानों पर ब्रेड बटर सप्लाई का काम करता था। बड़े भाई कपिल की शादी हो चुकी थी। गौरव और स्वाति ये दोनों अनमैरिड थे। स्वाति के घर के एकदम बगल में बदायूं के एक मनोज नाम के लड़के ने एक सैलून खोल रखा था। मनोज मूल रूप से बदायूं जिले के खेड़ा दास गांव का रहने वाला था। फिलहाल वो पागबाड़ा मोहल्ले में सैनियों वाले बड़े मंदिर में राजेश दिवाकर के मकान में किराए पर रहता था। पिता की गैर मौजूदगी में दुकान पर स्वाति बैठा करती थी और इसी दरमियान, और बगल में ही उसका मनोज का सैलून था, इसी दौरान दोनों की मुलाकातें होने लगीं और दोनों का प्रेम परवान चढ़ने लगा। स्वाति के बारे में फिर ये पता लगा कि वो जब उसका उन दोनों का अफेयर मनोज का और स्वाति का हो गया तो फिर रात में उससे मिलने के लिए उसने अपने घर वालों को नींद की गोलियां देनी शुरू कर दी और जब वो सो जाते थे तो उनको पीछे के रास्ते से छत पर बुला लेती थी और वहीं पर दोनों मेल मिलाप किया करते थे। कुछ महीनों तक तो ये नींद की गोली खिलाकर परिवार वालों को सुलाने वाला फार्मूला चला, लेकिन एक दिन घर वालों को सारी बात पता लग गई कि स्वाति का मनोज से अफेयर है। फिर गांव वालों ने और इस परिवार ने मिलकर मनोज को पीट कर उसके दुकान से बेदखल कर दिया, दुकान पे ताला बंद कर दिया और उसके गांव में आने पर पाबंदी लगा दी। क्योंकि नींद की गोलियां देने वाला राज जब उजागर हुआ तो परिवार वाले चौकन्ने हो गए, उसको मार के भगाया और चौकन्ने हो गए। स्वाति पर बंदिशें लगाई गई कि बाहर नहीं जाएंगे और तो उसने कोशिश करके पहले अपने परिजनों को, अपने परिवार वालों को, खासकर दोनों भाइयों और पिता को जहर देने की कोशिश की। कई बार कोशिश करने के बाद भी वो कामयाब नहीं हो सकी। उसने एक बार नींद की गोलियां ओवरडोज में देकर परिवार को ख़त्म करने की साजिश भी की, लेकिन वो इसमें नाकाम रही। बॉयफ्रेंड से न मिल पाने की वजह से स्वाति बहुत अटैकिंग हो गई थी, आक्रामक हो गई थी। घर वालों ने उसे घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी थी। चोरी छिपे सिर्फ वो फ़ोन पर मनोज से बातें कर पाती थी। ऐसे में उसने मनोज को 2 टूक कह दिया कि अगर मुझे पाना है तो मेरे पापा और भाइयों को रास्ते से हटाना होगा। अगर उन्हें मार नहीं सकते हो तो किसी केस में उलझाकर उन्हें जेल भिजवा दो ताकि हम दोनों मिल सकें। उसके बाद मनोज ने सीरियल क्राइम पेट्रोल पर कई एपिसोड्स देखे और उसने एक साजिश देखी उसी क्राइम पेट्रोल में, और वहीं से उसके दिमाग में आइडिया आया कि किसी की हत्या करके गर्लफ्रेंड के पिता और भाइयों को जेल भेज दिया जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। उसने स्वाति को ये आइडिया बताया, उस एपिसोड के बारे में भी बताया, उस एपिसोड को उसके मोबाइल फ़ोन पर भी भेजा कि तुम भी देख लो, ये आइडिया बिल्कुल परफेक्ट लगता है। स्वाति ने उसके इस आइडिया का समर्थन किया और हामी भर ली। फिर पुलिस वालों ने पूछा कि फिर ठीक है, ऐसा हुआ तो योगेश को क्यों टारगेट किया, योगेश से क्या मतलब था? तो उसने ये बताया कि मैंने पहले अपने एक दोस्त मंजीत को इस मामले में शामिल किया। मंजीत मझोला के मंडी समिति एकता कॉलोनी में विजय ठाकुर के मकान पर किराए पर रहता था। वो पागबाड़ा में नसीम ज्वेलर्स की दुकान पर काम करता था। मनोज और मंजीत ने तय किया कि गुरेठा के पास
17 सितंबर की रात को जो भी आदमी मिलेगा वो उसकी हत्या कर देंगे। फिर उसके नंबर से पुलिस को कॉल करके हत्या का शक स्वाति के पिता और भाइयों पर डाल देंगे। स्वाति फ़ोन पर पूरी योजना का फीडबैक अपने बॉयफ्रेंड मनोज से ले रही थी। 17 दिसंबर की देर शाम मनोज और मंजीत कैलसा रोड पर तैयार होकर बैठे रहे कि आज जो भी व्यक्ति आएगा, जो भी दिखाई पड़ेगा, हम उसकी हत्या कर देंगे। और फिर उसके फ़ोन से 112 को ये बताएंगे कि हमें फला फला ने, यानी स्वाति के पिता और उनके दोनों भाइयों का नाम बताएंगे, ये दोनों मुझे देंगे, मार रहे हैं, जल्दी से आ जाइए। पुलिस आएगी, उसके बाद वो वहाँ मरा हुआ मिलेगा। जब वो कैलसा रोड पर बैठे हुए थे तभी अचानक योगेश साइकिल से लौटता हुआ दिखाई पड़ा। मनोज और मंजीत भी पहले से योगेश को जानते थे। दोनों ने उसे नया मुरादाबाद ले जाकर शराब पिलाई। इसी बीच उसे धोखे से नींद की 8-10 गोलियां भी दे दी। फिर दोनों योगेश को बाइक के बीच में बिठाकर 0 पॉइंट पुल के नीचे से मोढ़ा तैया के कब्रिस्तान की तरफ जाने वाले रास्ते पर ले गए। वहाँ मनोज ने योगेश के ऊपर बैठकर उसके हाथ को दबा लिया और मंजीत ने ईंट उठाकर उसके सिर को बुरी तरह से कुचल दिया। योगेश बेहोशी की हालत में ये कह रहा था कि मुझे आखिर क्यों मार रहे हो। तभी मनोज ने योगेश का गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। अब ये देखिए ट्रिक जो उन्होंने इस्तेमाल की, स्वाति और उसके बॉयफ्रेंड ने, कि कैसे अपने माँ बाप को जेल भिजवा दिया जाए ताकि हम दोनों स्वतंत्रता से आराम से मिल सकें। योगेश की हत्या के बाद मनोज ने उसका मोबाइल ले लिया। प्लानिंग के हिसाब से स्वाति ने बॉयफ्रेंड को अपने भाई गौरव का फ़ोन नंबर पहले से ही दे रखा था। मनोज ने पेंटर योगेश के नंबर से अपनी गर्लफ्रेंड स्वाति के भाई गौरव को आवाज़ बदलकर कॉल की। कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, उसके बाद कॉल उसने काट दी। वो सिर्फ पुलिस के लिए था कि जब सीडीआर की एनालिसिस हो तो योगेश का फ़ोन उसके स्वाति के भाई के पास जाता हुआ प्रतीत हो, ताकि स्वाति का भाई उठाया जाए और हत्या के जुर्म में अंदर हो जाए। इसके बाद जो आगे की प्लानिंग उन्होंने पहले से कर रखी थी कि मनोज ने योगेश के फ़ोन से ही यूपी 112 पर कॉल की। पुलिस को योगेश बनकर आवाज़ बदलकर बताया, मनोज ने बताया कि गौरव, उसका भाई कपिल और शोभाराम मुझे ईंट पत्थरों से मार रहे हैं। मैं किसी तरह से छिपा हुआ हूँ, वो मुझे ढूंढ रहे हैं और जैसे ही मैं मिल गया वो मुझे जान से मार देंगे। ये कह के फ़ोन कट गया। और उसके बाद जब पुलिस ने कॉलर का फ़ोन मिलाने की कोशिश की तो कॉलर ने फ़ोन रिसीव नहीं किया। पुलिस मौके तक गई भी उस स्थान पर जहाँ के बारे में कॉलर ने, यानी योगेश का नाम बताकर मनोज ने जो बताया था, आसपास उन लोगों ने ढूंढा, उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली और अगले दिन सुबह कुछ दूरी पर ही योगेश की लाश मिल गई। तब डायल 112 पर तैनात पुलिस कर्मियों ने रात में मिली कॉल के बारे में अपने अधिकारियों को बताया। योगेश के भाई उमेश को भी इस कॉल के बारे में पता लग गया। पता क्या लग गया? पुलिस वालों ने बताया कि इस तरह से 112 पर कॉल आई थी। योगेश ने कहा था कि मुझे फला फला लोग जान से मार देंगे, जल्दी मेरी रक्षा करिए। पुलिस ने उस नंबर पर फिर से कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं हुई। खैर, उसके योगेश के भाई उमेश ने फौरन इसी बातचीत के या इसी सूचना के आधार पर स्वाति के पिता शोभाराम, भाइयों कपिल और गौरव के खिलाफ भाई के हत्या की एफआईआर दर्ज करा दी। पुलिस इन तीनों को इनके घर से उठा ले गई। लगभग पुलिस इनको जेल भेजने की तैयारी में ही थी, तभी जो मुरादाबाद के एसएसपी हैं सतपाल अंतिल को ये पता लगा कि जब उन्होंने सुबह पाकवाड़ा थाने से बातचीत की होगी और उस हत्या की प्रोग्रेस के बारे में पूछा होगा, सामान्य रूप से एसएसपी ज़रूर
इस तरह के मामलों का रिव्यू करते हैं, तो उनको ये बताया गया कि साहब जो नामजद अभियुक्त थे, यानी स्वाति के पिता और उसके दोनों भाई, इन तीनों को अरेस्ट कर लिया है। हम लोग एविडेंस सब इकट्ठा कर चुके हैं और अब हम इनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, इन्हें जेल भेजेंगे। एसएसपी को कुछ दाल में काला नज़र आया। उसने कहा कि नहीं, मैं पहले बात कर लूँगा, उसके बाद ये जेल जाएंगे। और रात के वक्त जब उन्हें थोड़ा समय मिला, वो थाने पर पहुँचे और उन तीनों से अलग अलग बात की। बातचीत से उनकी ये समझ में आया कि इस व्यक्ति की हत्या करने के पीछे कोई कारण नहीं है, किसी तरह का कोई कारण नहीं लगता है, कुछ न कुछ इसमें गड़बड़ है। फिर उन्होंने सिलसिलेवार जब पूछा तो ये आईओ ने, यानी जो विवेचना कर रहे थे, विवेचना अधिकारी ने उनको ये बताया कि साहब ये हुआ ये था कि एक दिन पहले 112 पे कॉल आई थी और उसमें उसने ये बताया था कि वो योगेश बोल रहा है और उसको ये 3 लोग ईंट पत्थर से मार रहे हैं, किसी तरह उसने जान बचा के वो कहीं छिपा हुआ है, जल्दी आ जाइए वरना ये लोग मार देंगे। फिर उसके बाद 112 ने ये कॉल सुनी और फिर कॉलर का फ़ोन मिलाया जाता है कि कौन सी जगह है, कहाँ पहुंचना है, कहाँ से बोल रहे हो, कहाँ छिपे हुए हो। लेकिन वो फ़ोन रिसीव नहीं हुआ और थोड़ी देर बाद वो फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। मौके पर 112 की पूरी टीम पहुंची। उन्हें न तो वो फ़ोन मिला और न ही योगेश के बारे में कुछ पता लगा। लौटकर उन्होंने एक्शन टेकन रिपोर्ट भेज दी कि साहब हम लोग इसी सूचना पर यहाँ गए थे, लेकिन वहाँ पर हमें न तो वो व्यक्ति मिला, न कॉलर ने फ़ोन रिसीव किया जिससे ये पता लगे कि वो कहाँ से बोल रहा है, तो इसलिए हम लोग वहाँ से वापस आ गए। एसएसपी सतपाल अंतिल को लगा कि पता नहीं किसने ये फ़ोन किया था। अच्छा, फ़ोन उसी के मोबाइल नंबर से किया गया था, मृतक के। तो एसएसपी ने कहा ठीक है, आप 112 से ये मंगाइए, क्या बोलते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग। 112 में ये सुविधा है कि जो कोई भी अपनी सूचना देता है उसकी कॉल रिकॉर्ड होती है। फिर जो उस पर रिस्पॉन्ड करता है वहाँ कंट्रोल रूम में उसकी कॉल रिकॉर्ड होती है। फिर वो जब इस मैसेज को आगे बढ़ाता है तो वो ट्रैकिंग उसकी होती है कि किसको दिया गया। फिर जब वो एक्शन टेकन रिपोर्ट वहाँ मौके पर पहुँच के देता है, वो भी कॉल रिकॉर्ड होती है। एसएसपी ने फ़ौरन एडीजी 112 और एसपी 112 से एक रिक्वेस्ट की कि हमें हर हाल में ये कॉल रिकॉर्डिंग 17 सितंबर की रात की है जो मुझे चाहिए, जिससे हम अपराध का निर्धारण कर सकें। जल्दी ही वो कॉल रिकॉर्डिंग आ गई। कॉल रिकॉर्डिंग सुनते ही लगा कि ये उसकी आवाज़ नहीं हो सकती। मोबाइल मौके पर मिल गया था और योगेश के मोबाइल में और पहले से भी बहुत ढेर सारे कॉल रिकॉर्डेड थे जिसमें योगेश की आवाज़ और जिससे वो बात कर रहा था वो आवाज़ भी। इनफैक्ट उसके मोबाइल में डिफ़ॉल्ट रिकॉर्डिंग लगी हुई थी और सारी कॉल रिकॉर्ड होती थी। और वो कॉल भी जो योगेश के मोबाइल से की गई थी 112 को कि मुझे ये लोग मार रहे हैं, वो कॉल भी उसमें रिकॉर्डेड थी। बहरहाल दोनों कॉल्स को, जो वो कॉल की गई थी वो और जो उसके पास पहले से योगेश की वॉइस थी, उन दोनों का मिलान करने के लिए इसको एफएसएल भेजा गया, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। जल्दी ही उसका जवाब, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कुछ देखना नहीं था, जल्दी ही उसका जवाब ये आ गया, ये दोनों अलग अलग व्यक्तियों की आवाज़ है। जिस व्यक्ति की 8-10 कॉल आपने दी है ये उसकी आवाज़ है ही नहीं है, ये किसी दूसरे की आवाज़ है। जैसे ही ये पता लग गया उसके बाद तब तक सीडीआर मैच हो गया। पता ये लगा कि स्वाति के माँ बाप को इस तरह से फंसाने के पीछे क्या वजह हो सकती है। पता ये लगा कि उसकी मुकेश से बहुत ज़्यादा बात होती है। फिर मुकेश उस समय मिला नहीं, मनोज उस समय मिला नहीं और स्वाति को पुलिस ले आई। फिर ढूंढ ही रही थी पुलिस इनको कि 28 तारीख को रात को करीब 10 बजे पागबाड़ा पुलिस को चेकिंग के दौरान एक बाइक पर सवार मनोज और उसका ममेरा भाई और दोस्त मंजीत सिंह मिल गए। पुलिस ने रोकना चाहा, उसने फायर कर दिया और फिर जब पुलिस ने फायर किया तो फिर उसको गोली लगी मनोज को और फिर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके पुलिस जब उनको थाने पर ले आई तो उन्होंने अपना पूरा गुनाह कबूल कर दिया। उनसे भी यही पूछा गया कि आखिरकार
योगेश ही क्यों? तो उसने कहा साहब 17 को हम लोग डिसाइड करके आए थे और ये सब पूरी प्लानिंग स्वाति ने की थी कि उसी के मोबाइल से फ़ोन किया जाए। उसी ने अपने भाई का भी नंबर दिया था कि उसी मोबाइल से भाई को भी फ़ोन कर दीजिए, ताकि पुलिस इसी में उलझ जाएगी कि ये मरने के पहले किसी ने ऐसा फ़ोन किया है तो एफआईआर होगी, अरेस्ट होंगे और ये जेल चले जाएंगे, हम लोगों का काम आसान हो जाएगा। बहरहाल पुलिस ने स्वाति, उसके बॉयफ्रेंड मनोज और उसके मददगार मंजीत को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया है। 29 तारीख को इन तीनों को जेल भेज दिया और जेल भेजे जाने की तैयारी कर रहे पुलिस भागवाड़ा पुलिस को ये आदेश हुआ कि जब असली मुलजिम पकड़ गए हैं तो शोभाराम और शोभाराम और स्वाति के भाइयों कपिल और गौरव को तत्काल प्रभाव से रिहा कर दिया जाए। वो तीनों रिहा हो गए, वरना ये 3 निर्दोष जेल चले जाते। आज की घटना देखिए, अपने प्रेमी से मिलने और पाबंदियों के चलते, मतलब उसको मिलना ही था, पाबंदियां बहुत थीं, तो उसके चलते न मिल पाने की वजह से एक निर्दोष की हत्या करके अपने पिता और भाइयों को जेल भिजवाने की ये साजिश लड़की ने बहुत ही खतरनाक रची थी। उसके प्रेमी ने ढेर सारे क्राइम सीरियल देख के ये आइडिया उसे पसंद आया कि अगर उनको जेल भेजना है तो किसी की हत्या करके और फिर उसे इन तीनों को उसमें फंसाया जा सकता है, और उसकी मोडस ऑपरेंडी भी उन लोगों ने तय कर दी थी। भला हो सतपाल इंतिल का, जो एसएसपी मुरादाबाद हैं, वो मेरे अंडर ट्रेनिंग आईपीएस थे मेरठ में, मैं कई बार बता चुका हूँ। और शुरू से ही उस आदमी का अपराध के प्रति जो नैक है इस अधिकारी का, वो बहुत ही उच्च कोटि का है। कोई भी अपराध, मेरठ में अपराधों की कमी नहीं थी। उसके क्षेत्र में जब भी कोई अपराध होता था तो वो दिन रात लग के और उसको लॉजिकल एंड तक पहुंचाता था। आखिरकार सतपाल अंतिल के यानी एसएसपी मुरादाबाद के दिमाग में जब ये बात आई कि फ़ोन का रिकॉर्ड मंगा के देखा जाए कि किसने फ़ोन किया था, विजय ने ही किया था, तो फिर ये तीनों मुलजिम सही हैं, ये तीनों अभियुक्त सही हैं, स्वाति के पिता और उसके 2 भाई। लेकिन अगर उसने नहीं की है तो इसका मतलब इसमें बहुत गहरी साजिश है। ये बात तो और भी पुलिस अधिकारी सोच सकते थे। इनफैक्ट उनको पहले ही उस कॉल रिकॉर्डिंग को मंगवा के उसका मैच करा लेना चाहिए था। लेकिन एसएसपी को इसके साइंटिफिक जो उसका वर्जन है कॉल के रिकॉर्ड होने और फिर उसी आधार पर एफआईआर होने और फिर एफआईआर के आधार पे तीनों को थाने पर बुला के उनको जेल भेजने की तैयारी की जा रही थी। जिस समय उस समय इसी साइंटिफिक एविडेंस के लिए उन्होंने यूपी 112 जो सूचना केंद्र है जहाँ पर कोई भी अपनी सूचना दे सकता है, वहाँ से उन्होंने कॉल रिकॉर्ड मंगवाया और फिर उसकी वॉइस सैंपल मैच कराई। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। अगर एसएसपी ने खुद इंटरफेयर न किया होता तो हत्यारिन की बाप और उसके दोनों भाइयों को पुलिस जेल भेज चुकी होती, वो चले गए होते, और बाद में जो एविडेंस क्रिएट करना है पुलिस कर ही लेती है। इसमें कहीं कोई किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। सब एविडेंस कलेक्ट हो जाते, 4 6 10 लोगों की गवाही हो जाती, चार्जशीट सबमिट हो जाती। हत्या का अपराध था, निर्दोष बच्चे की हत्या का अपराध था, लेकिन उन्हीं के गले ये पड़ जाता। जाने कितने दिनों वो जेल में रहते और फिर ट्रायल में क्या होता। इसलिए एक सैल्यूट सतपाल अंतिल एसएसपी मुरादाबाद को ज़रूर मैं भी करता हूँ। मैं आप सभी लोगों से भी कहूँगा कि वो सैल्यूट के काबिल हैं, क्योंकि जिनकी वजह से एक छोटी सी ऐसी जानकारी उन्होंने मांग के और इसका दूध का दूध, पानी का पानी किया, जिसकी वजह से 3 निर्दोष जेल जाने से बचे और हत्या का पर्दाफाश हुआ। इसीलिए कहते हैं जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। हालांकि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई ये योगेश पर भी लागू होता है, लेकिन वो बेचारा निर्दोष, कोई मतलब नहीं। उन्हें तो एक आदमी मारना था और उसका दुर्भाग्य ये कि वो उसी समय वहाँ से जाता हुआ दिखाई पड़ गया और इन लोगों ने उसकी हत्या कर दी।
सिर्फ एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी को पाने के लिए। इसलिए ये जो ये कहावत है, इन लोगों पे तो बिल्कुल सही बैठती है, नहीं तो ये निर्दोष जेल चले जाते। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।